Good morning, everyone. Today we are going to discuss the 10th part of National Income Accounting. And in this lecture series on National Income Accounting, this will be the last lecture on National Income Accounting. और इसमें करने जा रहे हैं वो है एग्रीगेट सेविंग्स के बारे में. We are going to discuss about the aggregate savings, कि how aggregate savings are being determined. कि aggregate savings को हम कैसे determine करते हैं. क्योंकि सेविंग्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और जो भी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो सेविंग्स रेट पे डिपेंडेंट है. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. और एग्रीगेट सेविंग्स क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से ही हम उसे मेजर करते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली हम उसे एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से मेजर करते हैं. इसलिए once we have discussed the expenditure method, we are in a position to also discuss about the aggregate savings. यहाँ पे लिखा है कि expenditure method of measuring aggregate income also helps to estimate gross savings in the economy. ये aggregate जो expenditure method है वो केवल हमें national income determination में मदद नहीं करता बल्कि gross savings को determine करने में भी मदद करता है. It also helps to determine the gross savings. सेविंग्स क्या है उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो सेविंग जो है दैट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कि सेविंग जो है इट इज इन एक्सेस ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है, और दोनों को जोड़ के जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो यहाँ डिस्कस किया जाएगा. इसके अलावा NPISH यानी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड का भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड किया जाएगा. तो जो तीनों सोर्सेज हैं हाउस होल्ड, NPISH और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीनों को ऐड करके फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. और यहाँ पे दिया हुआ है कि इनकम इज कंसिडर्ड एज GNDI. यहाँ पे जब हम इनकम की बात करते हैं तो हम GNDI लेते हैं, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम दोनों जुड़ी होती हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ ट्रांसफर होती हैं. और जो भी इनकम का हिस्सा क्रॉस बॉर्डर इनकम का हिस्सा प्राइमरी इनकम के रूप में या सेकेंडरी इनकम के रूप में यहाँ ट्रांसफर होता है वो फॉरेन सेविंग्स कहलाता है. जब हम एग्रीगेट सेविंग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फॉरेन सेविंग्स भी जुड़ी हुई हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन सेविंग्स. तो इसलिए हमें GNDI लेना पड़ रहा है, हम GDP नहीं ले रहे हैं और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ले रहे हैं और उसमें से हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमें ग्रॉस सेविंग मिलेंगी और प्लस माइनस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी. क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम मेजर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो CSO ने एस्टिमेट किया हुआ है उसके माध्यम से भी वही रिजल्ट आए. क्योंकि CSO क्या है कि हाउस होल्ड सेविंग्स अलग निकालता है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स अलग निकालता है, पब्लिक सेक्टर सेविंग्स अलग निकालता है और फॉरेन सेविंग्स का डाटा अलग से लेता है. तो उन सबको जोड़ के वो एग्रीगेट सेविंग्स निकालता है. तो कहीं ना कहीं वो एग्रीगेट सेविंग्स काफ़ी हद तक जो हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हैं उससे मैच करनी चाहिए. लेकिन कई बार नहीं भी मैच करती तो जो भी रिजल्ट है वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी उसे हम कहते हैं. और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी लेस देन 5%. बहुत कम होनी चाहिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, नहीं तो जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं एग्रीगेट सेविंग निकालने के उसमें रिजल्ट्स में बहुत डिस्टॉर्शन होगा. यहाँ पे जो 2011-12 में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी NSO ने नहीं दी है. अब पहले हालांकि 2004-5 मेथड में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी दी जाती थी. बहुत से चेंजेस हुए हैं 2011-12 जो नई सीरीज है बेस ईयर पे, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का रिजल्ट नहीं दिया हुआ है. और लेकिन फिर भी हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी निकाल सकते हैं by taking the difference between the
estimate of aggregate savings that we derive from the expenditure method indirectly, and the gross savings that is given by the National Account Statistics by calculating the gross savings of the household sector, private sector, public sector and foreign savings. तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप जो एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हैं GNDI माइनस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो आपको सेविंग्स प्लस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी दे देगा। और अगर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी 0 है तो एग्रीगेट सेविंग जो है वो आपकी बराबर होगी जो आप डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं बाय कैलकुलेटिंग द सेविंग्स ऑफ द हाउसहोल्ड सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और फॉरेन सेविंग्स है। यहाँ पे लिखा हुआ सिंस GNDI इंक्लूड नेट प्राइमरी इनकम रिसीवेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड पर्सनल एंड अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी प्राइमरी इनकम का अंश और जो सेकेंडरी इनकम का अंश है वो GNDI में जुड़ा रहता है और दोनों को हम सम करते हैं तो फॉरेन सेविंग्स कहलाता है या नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन सेविंग्स कहलाता है। और ये जो फॉरेन सेविंग्स का डाटा है ये केवल करंट प्राइसेस पर अवेलेबल है। यहाँ लिखा सिंस फिगर्स फॉर पर्सनल एंड अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड are available only at current prices, therefore estimate of gross savings is also available at current prices। यानी जो ग्रॉस सेविंग्स का डाटा वो कांस्टेंट प्राइसेस पे आपको नहीं मिलेगा, वो केवल करंट प्राइस पे मिलेगा। और यहाँ लिखा है if no statistical discrepancy exists then gross savings at current prices only is equal to GNDI minus final consumption expenditure। अब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का यहाँ डाटा दिया हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डाटा 49,10,447 करोड़ है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का डाटा है 9,68,375 करोड़ और GNDI है 89,64,406 करोड़। अब ग्रॉस सेविंग्स आप निकाल सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए और वो GNDI में से घटा दीजिए, यहाँ लिखा भी हुआ है वो। और घटाने के बाद लास्ट में जो आपको मिलेगा 30,85,584 करोड़ आपको मिलेगा, 30,85,584 करोड़। ये ग्रॉस सेविंग्स है या एग्रीगेट सेविंग्स है जो आपने एक्सपेंडिचर मेथड से मेजर की है। गवर्नमेंट ने जो अलग से डाटा कलेक्ट किया हाउस होल्ड सेविंग्स का और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग्स का, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग्स है उनकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वही प्राइवेट सेविंग्स कहलाती हैं। पब्लिक सेक्टर सेविंग्स का और फॉरेन सेविंग्स का वो आपने गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट किया और उससे जो सेविंग्स निकाली वो 30,26,837 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है, आप एक्सपेंडिचर्स मेथड से जो निकाल रहे हैं वो अधिक है और जो डायरेक्ट निकाल रहे हैं कम है। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी आप दोनों को माइनस कर दीजिए तो 58,747 करोड़ की है, लगभग 2% से 2.5% के आसपास ये डिफरेंस है। तो विच वन कुड बेयर इजीली, जो आप आसानी से बेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगे तो कहीं ना कहीं मैथोडोलॉजी में फिर चेंज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर मेथड नॉट ओनली फैसिलिटेट्स इन एस्टिमेटिंग GDP एट मार्केट प्राइसेस डायरेक्टली बट आल्सो इनेबल्स टू इवैल्यूएट ग्रॉस सेविंग्स इन द इकोनॉमी। क्योंकि जब आप एक्सपेंडिचर मेथड आप यूज करते हैं तो GDP एट मार्केट प्राइसेस आपको मिलता है और उसमें फिर आप GNI निकालते हैं, फिर GNDI निकालते हैं और तो केवल जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो केवल GDP एट मार्केट प्राइसेस निकालने में नहीं मदद करता बल्कि ग्रॉस सेविंग निकालने में भी मदद करता है। Moreover, it also assists in exhibiting interrelationship of the domestic sector with the international sector। जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें आप नेट ऑफ एक्सपोर्ट भी जोड़ते हैं और एक तरफ C+I+G भी जोड़ते हैं, तो इंटर रिलेशनशिप भी दिखाता है डोमेस्टिक सेक्टर और इंटरनेशनल सेक्टर के बीच में। इस रिलेशनशिप को यहाँ हमने आइडेंटिटी के माध्यम से कवर करने का कोशिश किया है
y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी प्लस जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्स एक्सपोर्ट्स है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, एम वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स है, y आपका जीडीपी है। ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इफ टर्म एक्स माइनस एम नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स इसे बोलते हैं, अगर ये नेगेटिव है देन डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अब्सॉर्बिंग मोर देन व्हाट इट इज प्रोड्यूसिंग। तो अगर एक्स माइनस एम नेगेटिव है तो डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है सी प्लस आई प्लस जी इट इज अब्सॉर्बिंग मोर, ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एज कंपेयर टू व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, क्योंकि वाई उस केस में जो है कम होगा सी प्लस आई प्लस जी से। दिस implies that absorption term C plus I plus G is greater than GDP. GDP से अधिक है वो, leading to deficit in the current account. X minus M पे deficit ले जा रहा। Moreover, deficit in the current account is also witnessed as a gap between domestic savings and investment. कि जो current account पे gap है वो domestic savings और investment के gap को भी indicate करता है। आप उसको देख सकते हैं एक दूसरी आइडेंटिटी को लेके, अगर कोई स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो y इज इक्वल टू सी प्लस जी जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है प्लस एग्रीगेट सेविंग्स एस। तो एस माइनस आई इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। तो इसको हम ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम कहते हैं। अगर डेफिसिट हमारा करंट अकाउंट में होगा तो वो डोमेस्टिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में भी रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। This calls for mobilizing foreign savings by way of net foreign capital from abroad. तो हमें नेट फॉरेन कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बगैर उसके फॉरेन सेविंग्स को हम मोबिलाइज नहीं कर सकते। और यहाँ दिया है कि फॉर द लास्ट मेनी इयर्स इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज इन एक्सेस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट। कि जितना हमारा डेफिसिट नहीं है करंट अकाउंट में एक्स माइनस एम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इंपोर्ट। तो जितना करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट नहीं है उससे एक्सेस हमारा कैपिटल इनफ्लोज आ रहा है बाहर से, और अगर लार्ज कैपिटल इनफ्लोज आएगा तो उससे मनी सप्लाई बढ़ने का चांस रहता और इन्फ्लेशन होने का बहुत ज्यादा चांस रहता। तो लार्ज कैपिटल इनफ्लोज जो है दैट नीड्स टू बी स्टरलाइज्ड। तो यहाँ लिखा हुआ है if there are large net capital inflows there is a need to sterilize these inflows. इनको इन इनफ्लोज को स्टरलाइज करने का जरूरत है, यानी खत्म करने की जरूरत है या कम करने का जरूरत है। अदरवाइज इट विल एनहांस नेशंस इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, और अगर हायर प्राइसेस होंगे तो मार्केट एक्सपोर्ट वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी गुड कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी वर्ल्ड मार्केट। तो बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन वी विल लूज कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि वहाँ पे it's very difficult for our good to compete with foreign goods or goods from other country which are lower priced as compared to our good. In theory and in practice there are different ways to sterilize large capital inflow. कि थ्योरी में भी और प्रैक्टिस में भी बहुत से मेथड्स हैं लार्ज कैपिटल इनफ्लोज को स्टरलाइज करने के लिए, और वो मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है इनकरेजिंग फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, की हम फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें, यानी जो बाहर जाए यहाँ से। और इंड्यूसिंग फॉरनर्स टू बोरो फ्रॉम द लोकल मार्केट, या जो फॉरनर्स हैं उनसे कहें यहाँ से आप बोरो कीजिए, लोकल मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। यूज ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि ट्रेजरी बिल्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम बेच के मनी सप्लाई को सक करें। हालांकि ये ट्रेडिशनल तरीका है लेकिन बहुत कामयाब नहीं है, क्योंकि अगर हम अधिक ट्रेजरी बिल्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेच देते हैं और पैसे की डिमांड आरबीआई करता है तो इट में रेज डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और उससे कैपिटल इनफ्लो और आ सकते हैं बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। तो ये भी एक ऑप्शन है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है कि
to suck money from the market by way of treasury bills and other financial instruments. तीसरा है बेल्ट्स एंड ब्रेसेस अप्रोच. बेल्ट मतलब थोड़ा सा हम मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करें, और ब्रेस मतलब कैपिटल कंट्रोल को थोड़ा हम पार्शियली टाइटन करें. तो बेल्ट्स एंड ब्रेसेस अप्रोच स्ट्रेटजी रिक्वायर कंबाइंड यूज ऑफ इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विद दैट ऑफ पार्शियल कैपिटल कंट्रोल. ये कैपिटल को हम कंट्रोल करने का कोशिश करें और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करें. इम्पोजिशन और एक नेक्स्ट मेथड है इम्पोजिशन ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन टैक्सेस ऑन फॉरेन बोरिंग्स. ये जो फॉरेन बोरिंग्स है उस पर हम इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन टैक्सेस लगाएं, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, अगर लोग बाहर से बोरो करते हैं, सस्ता लोन लेते हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन टैक्सेस लगाएं. वेरिएबल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स एज पार्ट ऑफ इंटरवेंशन इन फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट. कि फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट में हम इंटरवीन करें बाय वे ऑफ वेरिएबल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स, और वाइडर एडोप्टिंग वाइडर बैंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी. कि जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, जैसे अभी 10% का बैंड हम लोगों ने लगा रखा है कि अगर एक्सचेंज रेट 10% से कम या ज़्यादा होगा तो उस केस में ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन जो है पार्शली बंद हो जाएंगे. तो वाइडर बैंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी है. 10% काफ़ी वाइडर बैंड है एक्सचेंज रेट पॉलिसी में, जो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देता है ट्रांजैक्शंस अगर एक्सचेंज रेट इस बैंड के बाहर जाता. Thus, on one hand, foreign savings are necessary to stimulate growth, but on the other hand, larger than required capital inflows poses a challenge for the monetary policy to optimally manage exchange and inflation rate. तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो एक्सचेंज रेट को और इन्फ्लेशन रेट दोनों को कैसे मैनेज करे, क्योंकि मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं, सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि उससे पॉसिबिलिटी एक्सचेंज रेट बढ़ने की रहती है और उससे कैपिटल फ्लोज बढ़ भी सकता है. तो ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, ये इनका लिमिटेड यूज ही हो सकता है. बहुत इनडेफिनेटली लार्ज कैपिटल इनफ्लोज को रोकने के लिए बहुत आसान मेथड नहीं है. और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ट्राइलेमा. ये एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ट्राइलेमा है कि हम तीनों को एक साथ मैनेज करें. और यहाँ पे वो ट्राइलेमा हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि दिस ट्राइलेमा thus implies that country cannot simultaneously manage all three policy goals: free capital flows, fixed exchange rate and independent monetary policy. कि जो देश, कोई भी देश है, वो ये तीन पॉलिसी गोल्स एक साथ नहीं मैनेज कर पा सकता कि कैपिटल फ्लोस को भी फ्री करें और एक्सचेंज रेट फिक्स रखें. एक्सचेंज रेट आप फिक्स नहीं रख सकते थे, और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू करें. ये तीनों चीजें एक साथ नहीं मैनेज हो सकती. आपको तीनों में जो है वो डी कंट्रोल रखना पड़ेगा, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं रखना पड़ेगा. गिवन द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ट्राइलेमा, कंट्रीज हैव लिमिटेड ऑप्शंस टू डील विद इट. इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ट्राइलेमा अगर हमें रोकना है तो ऑप्शंस हैं, लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, अबेंडन द यूज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म. कि फिक्स्ड एक्सचेंज जो रेट मैकेनिज्म है, जो इंडिया में भी पहले यूज होता था 91 के पहले, उसको हम अबेंडन कर दें. ओपन इकोनॉमिक सिस्टम रखें और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखें. ये ज़्यादातर जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ ये मेथड यूज होता है टू मैनेज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी. हांगकांग जैसे देश में यहाँ दिया हुआ है कि वो पेग्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी रखते हैं. जरूरत पड़ने पे एक्सचेंज रेट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है एक्सचेंज रेट. अलॉन्ग विद ओपन इकोनॉमी रिजीम बट गिव अप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी. लेकिन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है वहाँ पर. मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, हाईली कंट्रोल्ड है, और हो सकता है उसमें गवर्नमेंट का भी दखल. और तीसरा है प्रोवाइडिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑन ईच ऑफ द थ्री वेरिएबल्स. कि तीनों में हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दें, यानी एक्सचेंज रेट भी हम पार्शियली डी कंट्रोल कर दें,
इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी परसू करने का कोशिश करें एज फार एज पॉसिबल। और साथ ही जो फ्री कैपिटल फ्लोज हैं, वो भी जैसे हमारे यहाँ करंट अकाउंट पे तो कैपिटल फ्लोज फ्री हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट पे कैपिटल फ्लोज फ्री नहीं है, पार्शली अभी भी कंट्रोल है। तो पार्शली कैपिटल फ्लोज जो हैं वो ओपन है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी वैसे तो फ्री है, आरबीआई इज फ्री टू डिटरमिन द मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है बिकॉज गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और तीसरा जो मेन इशू है कि एक्सचेंज रेट हम डी कंट्रोल रखें या नहीं। तो एक्सचेंज रेट अभी हमारा डी कंट्रोल्ड है, लेकिन उस पर हमने वाइडर बैंड लगा रखा है, जो 10% का मैंने बताया, जहाँ पे अगर एक्सचेंज रेट उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है या उसके बाहर जाता है तो ऑटो स्विच ऑफ मैकेनिज्म है जो ट्रांजेक्शन्स को रोकेगा एक्सचेंज के। तो तीनों में हमने पार्शली तीनों को लिबरलाइज कर रखा है, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को भी, कैपिटल फ्लोज को भी, और साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी। तो हमने बताया भी लास्ट इज टू गो बाय प्रोवाइडिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑन ईच ऑफ द थ्री वेरिएबल्स एज इन द केस ऑफ इंडिया एंड अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। तो ये आज का लेक्चर है पूरा, और बताइएगा आपको कैसा लगा, हाउ मच यू हैव लाइक्ड इट। और नेशनल इनकम पे फिलहाल हम विराम लगा रहे हैं, हालांकि कुछ लेक्चर्स और हम इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह पे ले सकते थे, लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम बाद में ले लेंगे। लेकिन दिस बेसिकली कंप्लीट्स सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और अगर आपको कोई डाउट हो कभी भी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड लक, गुड बाय, गुड विशेस टू यू। और आज से आपका सेशन शुरू हो रहा है, वेलकम टू यू।